Hi everyone, my name is Smita Minj. I welcome you all in my channel. So आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एजुकेशनल एम्स इन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ एजुकेशन, और ये हमारा बीएड का जो फिलॉसफी रहता है पेपर 1 उसके अंडर के टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक में जो मैंने वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ एजुकेशन था वो, एंड ये सेकंड टॉपिक है, इसमें एजुकेशनल एम्स इन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स, ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ एजुकेशनिस्ट थे, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट, जिन्होंने एजुकेशन की कुछ परिभाषाएं दी या ये बताया कि सही मायने में एजुकेशन क्या होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, कैसे बच्चों को एजुकेशन या शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इन्होंने कुछ अपने विचार रखे, कुछ एजुकेशनल फील्ड में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे कि वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जो एजुकेशन है उसका बताया गया कि 3 लैटिन वर्ड्स से मिल करके ये वर्ड एजुकेशन बना है। और ये 3 लैटिन वर्ड्स क्या है? एजुकेटम, एजुशियर एंड एजुकेयर। एजुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन या एक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि किसी को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना, या फिर किसी की ट्रेनिंग करना, किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एजुशियर का मतलब होता है टू लीड आउट, यानी कि किसी को मार्गदर्शन करना, किसी का मार्गदर्शन करना। और एजुकेयर का मतलब टू ब्रिंग अप या टू एजुकेट, किसी की परवरिश करना या किसी को कुछ चीज़ सिखाना। तो ये 3 वर्ड्स एजुकेटम, एजुशियर एंड एजुकेयर, ये 3 लैटिन वर्ड से मिल करके बना हमारा वर्ड एजुकेशन। अब एजुकेशन मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जब होता है उसी को हम कहते हैं एजुकेशन या शिक्षा। किसी को हम जब कुछ ट्रेनिंग देते हैं, किसी का मार्गदर्शन करते हैं, किसी की परवरिश करते हैं, वही होती है शिक्षा, ऐसा कहा गया वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशंस वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट ने दी हुई है। यहाँ पे मैं फर्स्ट डिस्कस करूंगी अकॉर्डिंग टू एडम। एडम ने जो परिभाषा दी एजुकेशन की वो ये है कि एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस इन विच one person's personality influences the other person's personality in a corrective way। यानी कि पहले तो देखते हैं बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर में जो BI बाई है वो उसका मतलब होता है 2, यानी कि 2 लोगों के बीच में होने वाली प्रक्रिया। और जैसे मैंने पहले भी बताया था ये 2 लोग होंगे, एक होगा स्टूडेंट और एक होगा टीचर। और जो टीचर की पर्सनैलिटी होगी उसको देख के बच्चा प्रभावित होगा और उससे उसके बिहेवियर में या चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे। तो उसी को एजुकेशन या शिक्षा कहा है किसने? एडम ने। लिखा है ना, वन पर्सन्स पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस द अदर पर्सन्स पर्सनैलिटी, मतलब किसी एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी से कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और कुछ सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टीचर के व्यक्तित्व से या टीचर को देख करके बच्चा उससे कुछ सीखेगा, वही होगी उसकी एजुकेशन या शिक्षा। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल। इन्होंने कहा एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड्स इनेट पावर्स आर मैनिफेस्टेड आउटसाइड, यानी कि किसी बच्चे के अंदर जो उसकी इनबॉर्न कैपेबिलिटीज है, उसका टैलेंट है, उसको जानना, उसको बाहर लाना और उसको डेवलप करना, यही क्या है, शिक्षा या एजुकेशन। तो ये 2 डेफिनेशंस थी, एक एडम की और एक फ्रोबेल की। जो भी आपको इजी लगे आप उसको सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट। अब वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट जो थे उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन किया या अपने कुछ थॉट्स या विचार थे उसको सामने रखा। वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब 5 लोगों के बारे में मेन, यानी कि 5 वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट के बारे में हमको जो है सिलेबस जो है हमारा उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो पहला कौन है? रूसो, दूसरा है प्लेटो, फिर पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी एंड फिर रसेल। अब इनके साथ आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ये सब। तो ये क्या है? तो रूसो ने क्या किया, एजुकेशन से रिलेट किया नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद को। प्लेटो ने एजुकेशन से रिलेट किया आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद को। पेस्टोलॉजी ने भी नेचुरलिज्म को एजुकेशन से रिलेट किया, ये वही प्रकृतिवाद।
और जॉन डीवी ने प्रैग्मेटिज्म से एजुकेशन को रिलेट किया, यानी कि प्रयोजनवाद। अब ये सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे होंगे ये टर्म्स, बट जितने डिफिकल्ट लग रहे उतने हैं नहीं। नेचुरलिज्म का सिंपल मीनिंग ये होता है कि चार दीवारी के अंदर रख करके बच्चों को ना पढ़ाया जाए, बल्कि उनको प्रकृति में छोड़ दिया जाए या इन्वायरमेंट में उनको फ्रीडम के साथ थोड़ा रहने दिया जाए, ताकि वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीख सके चीज़ों को, नेचुरल वे में, नेचुरल तरीके से चीज़ों को सीख सके और अपने नेचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद। इसमें जो है प्लेटो ने कहा कि जो हमारी बॉडी है, जो शरीर है, वो तो कभी ना कभी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो आइडियाज, हमारे थॉट्स या हमारी जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती। तो आइडियाज को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इसलिए इसको कहा जाता है आइडियलिज्म। नेक्स्ट फिर नेचुरलिज्म, पेस्टोलॉजी का। नेचुरलिज्म मतलब वही कि प्रकृतिवाद, नेचर के साथ बच्चे पढ़ें और प्राकृतिक तरीके से चीज़ों को सीखें। नेक्स्ट जॉन डीवी ने प्रैग्मेटिज्म की बात की। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रयोजनवाद। अब इसमें कहा गया कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास हो। ऐसा नहीं कि सिखा रहे हैं तो किसी भी चीज़ की शिक्षा दे दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो चीज़, जो फैक्ट्स हम उनको क्लियर कर सके, उसका प्रूफ दे सके, उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके, ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, ये कहना था जॉन डीवी का। तो आगे हम एक एक करके इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे एजुकेशनल फील्ड में, ये सब देखते हैं। तो पहला है हमारा रूसो का एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन क्या था। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बैक टू नेचर। अब बैक टू नेचर का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं किसी बच्चे को ट्री के बारे में पढ़ा रही हूँ, ट्री यानी कि पेड़, तो ये नहीं कि मैं उसकी बुक में, उसकी नोटबुक में ट्री का एक फोटो बना दूँ, उसको दिखा दूँ और उसके बारे में बता करके छोड़ दूँ। ऐसी शिक्षा नहीं देनी है, ऐसा कहना था रूसो का। बल्कि ये चाहते थे कि उनको बाहर ले जाया जाए, इन्वायरमेंट में लेकर के जाए, उनको उनको पेड़ दिखाया जाए सामने से, एक एक्चुअल पेड़ दिखाया जाए, एक एक्चुअल ट्री दिखाया जाए कि हाँ ये पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी जड़ है, ये इसकी शाखा है। तो ऐसे हम नेचर के साथ बच्चों को पढ़ाए, प्राकृतिक वे में, सिर्फ किताबी ज्ञान ना दें। सेकेंड पॉइंट इसका यही है, ऑपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, यानी कि सिर्फ किताबी ज्ञान, वही जो मैंने पहले डिस्कस किया, सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो और प्रकृति में ले जाएं हम उनको, वो खुद वहाँ पे चीज़ों को देखे, समझे और उससे जो है वो ज्ञान को प्राप्त करें या कुछ चीज़ें सीखे। तो यही पॉइंट है, ऑपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि चाइल्ड को जो है थोड़ी सी फ्रीडम दी जाए, बच्चे को थोड़ी आज़ादी दी जाए, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में ना रखा जाए। अगर हम उसको फ्रीडम देंगे तो उसका जो है प्रोग्रेस अच्छी तरीके से हो पाएगा, या उसका डेवलपमेंट चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल पोजीशन ऑफ द चाइल्ड। सेंट्रल पोजीशन ऑफ द चाइल्ड से ये समझ सकते हैं कि जब हम शिक्षा दें या एजुकेशन दें, तो किसी सिलेबस या कोई टीचर या कोई स्कूल, इनको महत्व ना देके, महत्व हमको किसको देना है, बच्चे को देना है। केंद्र बिंदु जो हमारा रहेगा वो कौन रहेगा, बच्चा, कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी साइकोलॉजी कैसे है, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को सिखाना है, ना कि टीचर अपनी मनमर्जी कहीं पे चलाए। और है फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, की फ्रीडम देनी है उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखना है, ऐसा मानना था रूसो का। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो, तो बच्चे के मन में एक डर आ जाता है, वो उतनी खुल के टीचर से बात नहीं कर पाएगा, अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, थोड़ा सा वो स्ट्रेस में रहेगा, डरा हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए उनको फ्रीडम देना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखने चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट है एम्फसाइज ऑन द ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। सेंसेस मतलब सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती है वो जागृत रहनी चाहिए, ऐसा एजुकेशन हम दें। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ चार दीवारी के अंदर क्लासरूम में बैठ गए, वहाँ हम लेक्चर दे रहे हैं और बच्चा सिर्फ सुन रहा है, पता नहीं उसको समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसी शिक्षा या ऐसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ चीज़ को वो देख सके, कुछ सुन सके, किसी चीज़ को फील करके देख सके, किसी चीज़ का स्मेल ले सके वो,
ऐसा उसके सेंस ऑर्गन्स मतलब पूरे जागृत रहें, इस टाइप का एजुकेशन हमको देना चाहिए। मान लीजिए कि मैं किसी को बता रही हूँ कि जो कॉटन होता है वो सॉफ्ट होता है, जो स्टोन होता है वो हार्ड होता है, तो अगर मैं सिर्फ बता करके छोड़ दूंगी तो हो सकता है बच्चा थोड़े समय बाद उस चीज़ को भूल जाए। पर अगर मैं कॉटन उसको ला के दूंगी, वो उसको टच करके देखेगा कि हाँ ये कॉटन है, इसको मैं छू रहा हूँ तो ये सॉफ्ट लग रहा है, और ये स्टोन यानी कि पत्थर है तो इसको हम छू रहे हैं तो ये हार्ड लग रहा है। तो इस तरीके से जब वो फील करेगा, उसके सेंस ऑर्गन्स उसका हेल्प करेंगे एजुकेशन के समय में, तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पाएगा और सीख पाएगा। तो ये सारा जो एजुकेशनल थॉट्स थे या कंट्रीब्यूशन थे वो किसके थे, रूसो के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो है वो प्लेटो के। प्लेटो का एजुकेशनल थॉट्स या कंट्रीब्यूशन क्या था। अब ये क्या थे, आइडियलिज्म यानी कि आइडियाज एंड थॉट्स को ज़्यादा महत्व देते थे। तो इनका फर्स्ट पॉइंट है अटेनमेंट ऑफ होली लाइफ। अटेनमेंट ऑफ होली लाइफ मतलब एक हाई स्पिरिचुअल लेवल को हम अचीव कर सके, ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। हमारा फेथ जो है गॉड में वो इंक्रीज हो सके, इस टाइप का एजुकेशन देना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मबोध, मतलब व्यक्ति एजुकेशन के थ्रू खुद को जाने, अपने जो अंदर का टैलेंट है, अपनी जो भी प्रतिभा है उसको जाने, उसको बाहर लाए और उसको डेवलप करे, ऐसा एजुकेशन देना चाहिए, ऐसा मानना था प्लेटो का। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। वही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब एक जो है हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को हम अटेन कर सकें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड सेविंग ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, यानी कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी ट्रेडिशन है, क्या क्या कल्चर मतलब क्या क्या ट्रेडिशंस है, उसका सिग्निफिकेंस या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व रखता है वो, ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। और ये जो है कल्चरल ट्रेडिशंस उनमें बनाए रखना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ये प्लेटो का मानना था। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ में वही आएगा कि किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छे बुरे के बारे में उनको अंतर बताओ, उनमें गुड मैनर्स कैसे आएंगे, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करना है, हमको हम्बल या नम्र होकर के रहना है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू सिखाई जानी चाहिए। ये भी इनका एक विचार था या इनकी एक सोच थी। तो पहले हमने देखा रूसो का, वो नेचुरलिस्टिक जो है आइडियाज थे उनके, ये प्लेटो इनके आइडियलिज्म का इन्होंने सपोर्ट किया। और नेक्स्ट जब हम देखते हैं पेस्टोलॉजी एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, इनके क्या सोच विचार या इनका क्या योगदान था एजुकेशनल फील्ड में। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स साइकोलॉजी। एजुकेशन ऐसी हो कि बच्चे का जो मनोविज्ञान है, उसकी जो साइकोलॉजी है वो पूरी तरीके से डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वही कि किसी भी टीचर को अपनी मनमर्जी नहीं चलानी है, बच्चे को केंद्र बिंदु मान के उसको उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जो है एजुकेशन या शिक्षा देनी है। किसी स्कूल किसी भी इंस्टीट्यूशन को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, सिलेबस को इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि क्या कंटेंट है और यही चीज़ें हमें बिल्कुल इनको सिखानी है, इससे अलग कुछ सिखा नहीं सकते, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड का जो भी इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन या शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि इन्होंने कुछ टीचिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। अब क्योंकि ये भी नेचुरलिस्ट थे तो इनका भी यही था कि सिर्फ बुकिश नॉलेज मत दो कि चार दीवारी के अंदर बैठा दिए, नोटबुक दे दिए, बुक्स दे दिए, ऐसा नहीं, उनको एक्सपीरियंस करने दो, चीज़ों को खुद से खोजबीन करने दो, खुद से ऑब्जर्व करने दो और उसके अकॉर्डिंग उनको सीखने दो। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्फसाइज ऑन सेल्फ डिपेंडेंसी, मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने लिए एक लाइवलीहुड अर्न कर सके, एक जीविकोपार्जन का साधन उनके पास आ सके। सिर्फ हम किताबी ज्ञान दे के छोड़ देंगे अगर किसी को, चलो बुकिश नॉलेज तो हम दे दिए बट उसका प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करे वो उसे नहीं पता है, तो ऐसी एजुकेशन या शिक्षा उसके किसी काम नहीं आने वाली। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो अपना जीवन आगे चला सके, एक लाइवलीहुड वो अर्न कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर की ट्रेनिंग
पढ़ाने से पहले अच्छी तरीके से हो जानी चाहिए, इस बात पे उन्होंने जोर दिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक टीचर सिर्फ एक बच्चे को संभाले ऐसा नहीं होता है, एक टीचर को काफ़ी सारे बच्चों को देखना पड़ता है। तो हर किसी की साइकोलॉजी कैसी है, हर किसी का इंटरेस्ट कैसा है, कोई बच्चा शार्प है स्टडीज़ में, कोई थोड़ा डल है, तो इन इन सारी चीज़ों को कैसे कोई टीचर मैनेज करेगा? कैसे सभी बच्चों को एक साथ वो लेके चले, उसका व्यवहार फ्रेंडली हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग जो है टीचर को दी जानी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। फिर नेक्स्ट है इनका यूज़ ऑफ मदर टंग। जो भी उसकी यूज़ ऑफ मदर टंग इसलिए कहा गया है कि जब वो छोटा रहता है एकदम से स्कूल में जाके ये नहीं कि उसको बिल्कुल इंग्लिश सिखा दी जाए या जर्मन स्पेनिश कोई भी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज पहले कैच करता है जो उसके घर में बोली जाती है। तो जो उसकी मदर टंग है उसमें उसको शिक्षा देनी चाहिए, तभी बच्चा किसी चीज़ को जल्दी ग्रैब करता है, जल्दी समझ पाता है। नेक्स्ट है एम्फसाइज ऑन नीड ऑफ स्कूल्स। रूसो का कहना था कि स्कूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम अपने आसपास के वातावरण से ही एजुकेशन या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वो भी नेचुरलिस्ट थे, ये भी नेचुरलिस्ट है, बट इनका कहना है कि एम्फसाइज ऑन नीड ऑफ स्कूल मतलब स्कूल की ज़रूरत है, बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग सीखने दो वो सही है, और उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखने दो वो भी सही है, लेकिन स्कूल भी ज़रूरी है ताकि कोई बच्चा किसी चीज़ को अच्छे से सीख सके, ऐसा इनका मानना था। तो ये तीन लोगों के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जॉन डीवी एंड रसेल के बारे में जो है उनके जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स में एजुकेशन के क्या मतलब थे ये हमने देखा। 3 लैटिन वर्ड्स से लिया गया है, एजुकेटम, एजुशियर एंड एजुकेयर। किसी का मार्गदर्शन करना, किसी की परवरिश करना, किसी को ट्रेनिंग देना, यही था एजुकेशन का मतलब। एन ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, सर्वांगीण विकास करना। और वेस्टर्न थिंकर्स ने जो अपने कंट्रीब्यूशन दिए, क्या क्या सोच विचार रखा, वो इसमें हमने कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि जॉन डीवी का कंट्रीब्यूशन और रसल का क्या कंट्रीब्यूशन था, और ओवरऑल वेस्टर्न थिंकर्स का एजुकेशनल फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन था, ये हम उस वीडियो में, आगे के वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।